मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर मैं भूगोल की क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज का जो प्रमुख चैप्टर है वो है लेक्स, झील। झील के बारे में आपको पढ़ना है। ये पृथ्वी पर स्थित तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। मुख्य रूप से पर्वतों पर, पठारों पर, मैदानों पर इनकी स्थितियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत एक सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे पहले कि झील क्या है, ये धरातल पर स्थित किस रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में झील के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे झीलों का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक लेक्स और दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसी क्लिप में ही वो मुख्य रूप से होगा प्लेन, मैदान। तो इन दोनों के बारे में आज मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले झील के रूप में बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि झील जो है या लेक्स इस धरातल पर स्थित एक जलपूर्ण स्रोत है, एक गड्ढे के रूप में जो जल भरा हुआ है हमारे इस धरातल पर, उसी को हम लेक्स कहते हैं। एक विस्तृत गड्ढे होते हैं जिन पे जल भरा हुआ होता है। झीलों के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया भी एक अद्भुत होती है। कभी ये बनते रहते हैं और कभी इन पर तमाम प्रकार के मलबों का निक्षेपण होता रहता है, जिससे झील समाप्त भी हो जाती है, सूख भी जाते हैं, केवल उनके अवशेष ही दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं लेक्स के बारे में, झील के बारे में। सबसे पहले हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद में झील कितने प्रकार की होती है, किन किन कारकों के कारण जो है झीलों का निर्माण होता है, इसको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। लेक्स, हमने बताया था कि जो कॉन्टिनेंट की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जियोलॉजी, माउंटेन और क्या कहते हैं प्लेटो यानी पठार की स्थिति और फिर डिज़र्ट, प्लेन, इन सब के बारे में मुख्य रूप से हमें पढ़ना था कि इनकी स्थितियां हमारे महाद्वीपीय स्तर पर कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो उसी के क्रम में झील को भी पढ़ लेना। हालांकि ये आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें हाइड्रोस्फीयर वाले चैप्टर में इसको लेक्स के रूप में लिखा गया है। हालांकि ये एक स्थलीय भाग की एक प्रमुख आकृति होती है, स्थलीय भाग पर स्थित झील एक प्रमुख आकृति होती है, लेकिन फिर भी इसको एक जल स्रोत के रूप में हम सम्मिलित करते हैं। तो मुख्य रूप से झील धरातल के वह स्थिर जलीय स्रोत होते हैं जिनमें जल भरा होता है, उसी को हम लेक्स कहते हैं। यानी एक ऐसा गड्ढा, एक विस्तृत, एक ऐसा भाग जिसमें जल की स्थिति पाई जाती हो, उसको हम लेक्स या झील कहते हैं। पहली विशेषता इनकी होती है एक गहरा छिछला भाग होगा जिसमें पानी भरा होगा, जिसको हम लेक्स कहेंगे। लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? इनको, झील को जो है पानी किन किन स्रोतों के द्वारा मिल सकता है? तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सी नदियाँ झीलों में आकर के गिरती हैं, जैसे वोल्गा और यूराल। कैस्पियन सागर, मान लीजिए कैस्पियन सागर का ये चित्र है, तो यहाँ पर वोल्गा और यूराल दो नदियाँ आकर के कैस्पियन सागर में जल को उलेड़ती हैं, जिसके द्वारा जल की प्राप्ति होती है। दूसरा, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में झीलें स्थित होती हैं उनको ग्लेशियर के पिघलने से जल प्राप्त होता है और पर्वतीय भागों में वर्षा होने के कारण भी उनको जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो मैदानी भाग की झीलें हैं उनमें भी वर्षा काल के दौरान पानी बरसता है और चारों तरफ से इकट्ठा होकर खेत खलिहान से उस तालाब या झील में जो है जमा हो जाता है, जिसको हम झील या लेक के नाम से जानते हैं। झील का आकार बड़ा भी हो सकता है, जैसे कैस्पियन सागर, सुपीरियर लेक्स। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो उसी प्रकार से ये बड़े स्वरूप में भी हो सकती हैं, एक आकार में हो सकती हैं, यानी सागर के समान भी हो सकती हैं। और दूसरा, झील का आकार एक छोटे गड्ढे के रूप में भी हो सकता है, जिसको हम स्थानीय स्तर पर अपने गांव में, अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको हम मुख्य रूप से तालाब कहते हैं।
या पोखरा कहते हैं। तो इन नामों से भी जो है जाना जाता है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में आप जानते हैं कि ज़्यादातर तालाब पाए जाते हैं, तो उन सब क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये था झील का कॉन्सेप्ट। झील धरातल पर स्थित एक जलपूर्ण स्रोत के रूप में होते हैं, जिनकी निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक बलों और बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा होती है। इसी को अब हम आगे की तरफ समझाएंगे कि किस किस निर्माण प्रक्रिया के तहत झीलों का निर्माण हुआ है। दूसरी विशेषता हमने ये बताई थी, जलपूर्ण स्रोत के रूप में होते हैं। इनमें जो है वाटर का फ्लो नहीं होता है, जल एक तरीके से स्थिर रूप में ही हो सकता है, क्योंकि इनका संबंध किसी दूसरे भाग से नहीं होता है। चारों तरफ से जो नदियां या पानी आता है वो इन्हीं लेक्स में इकट्ठा हो जाता है मुख्य रूप से। तो इसलिए एक जल स्रोत के ही रूप में ये मुख्य रूप से होते हैं, स्थिर जल स्रोत के रूप में होते हैं। इनकी दूसरी विशेषता होती है अस्थायित्व, यानी ये धरातल पर कोई आवश्यक नहीं कि आज झील बन गई तो ये हमेशा रहेगी। हो सकता है नदियों के द्वारा इस झील की तलहटी में लगातार डिपोजिशन होता रहे और ये झील भर करके समाप्त होता रहे। यहाँ झील समाप्त हो जाएगी, फिर अगले स्थान पर कहीं पर झील का निर्माण होता रहेगा। ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये मुख्य था झील और उसकी अवधारणा, क्या हम किसे कहते हैं झील को। अब आगे हम चलते हैं कि झील के कितने प्रकार हो सकते हैं और किन किन कारकों का योगदान झीलों के निर्माण में मुख्य रूप से होता है। और इसके बाद में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये महाद्वीपीय स्तर पर कहाँ कहाँ पर झीलें पाई जाती हैं, किन किन रूपों में हैं, खारे पानी की, मीठे पानी की, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, पर्वतीय भाग में, मैदानी भाग में, पठारी भाग में, किन किन प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। तो हम चलते हैं झीलों के प्रकार के रूप में, इसको हम पहले समझते हैं। तो पहला है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लेक या क्लासिफिकेशन ऑफ लेक। झीलों का वर्गीकरण पहला है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। देखिए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक झील जिसको नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, और एक झील या लेक्स जिसको मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए निर्मित किया है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल लेक्स या प्राकृतिक झील, और दूसरा आर्टिफिशियल लेक्स या इसको हम कहते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित। ओके, तो इस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती हैं, एक प्राकृतिक झील, एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील के निर्माण में प्राकृतिक स्रोतों का मुख्य रूप से योगदान रहता है, यानी प्राकृतिक प्रक्रियाएं उस पर घटित होने के कारण इनका निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारी इस पृथ्वी पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक इंडोजेनेटिक आंतरिक बल और दूसरा बहिर्जात बल। आंतरिक बलों में दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक वर्टिकल मूवमेंट। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपको फोर्स, अगर इसको नहीं जानते हैं तो आपके चैप्टर में एक है फोर्स या बल या अर्थ मूवमेंट, उस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे, या उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो ये दो प्रकार का मूवमेंट होता है हमारे इस पृथ्वी पर, और इसके कारण धरातल का कोई हिस्सा ऊपर की तरफ भी उठ जाता है, कोई हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है।
जैसे जब अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी ऊपरमुखी बल काम करेंगे, आंतरिक शक्तियों में जब ऊपर की तरफ बल काम करता है तो धरातल या धरातल का कोई हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। दूसरा, जब नीचे की तरफ बल काम करते हैं इस तरीके से, तब धरातल का कोई हिस्सा अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे की तरफ धंस जाता है, इसको डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। धरातल पर यह जब प्रक्रिया घटित होती है तो इसको उत्थान और इसको अवतलन कहते हैं। और जब यही प्रक्रिया सागर में घटित होती है, सागर की तली में उभार होता है, तो उसको इमर्जेंस, उन्मज्जन और समर्जेंस यानी निमज्जन की प्रक्रिया हम कहते हैं। तो इन कारणों से भी झीलों का निर्माण होता है। अगर वर्टिकल मूवमेंट धरातल के किसी भाग पर काम करते हैं तो जो हिस्सा नीचे की तरफ धंसेगा उस पर भविष्य में बरसात के कारण या नदियों के आगमन के कारण या चारों तरफ से पानी भर जाने के कारण उस पर लेक्स बन जाएगी। इसी प्रकार से सागर के तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उनका भी धंसाव होता है, तो वहां पर भी झीलें बन जाती हैं। तो ये प्रक्रिया वर्टिकल मूवमेंट के कारण होती है और ये प्राकृतिक कारक ही इसको कहते हैं। यानी ऐसी झीलों का जो निर्माण होता है उसको हम प्राकृतिक झील के नाम से जानते हैं, नेचुरल लेक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने बताया आपको कि एक मूवमेंट होता हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अभी आपको जब वर्गीकरण हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसको बताएंगे कैसे अर्थ मूवमेंट के द्वारा जो है झीलों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आमने सामने बल काम करते हैं तो ये धरातल में फोल्ड हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मैं बता रहा हूं, अगर ये इधर की तरफ बल आमने सामने काम कर रहे हैं, दोनों पर दबाव पड़ रहा है, तो कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो नीचे धंसे हुए भागों में बरसात के कारण या ग्लेशियर, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने के कारण इन क्षेत्रों में जल भर जाता है, तो इससे भी लेक का निर्माण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की जो झीलें हैं, चाहे वो ग्रेट हिमालय में हो या महान मध्य हिमालय में हो, जैसे नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, और तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर जो झीलें हैं उनका निर्माण, बहुत से झीलों का निर्माण अपनतीय यानी इस पृथ्वी के हिस्से के नीचे धंसने के कारण हुआ है। फोल्ड हुआ और जो निचला भाग था उसमें पानी भर गया। हालांकि इनके योगदान में ग्लेशियर का भी प्रमुख योगदान रहता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी इनको जल प्राप्त होता है। दूसरा, आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो तरफ बल काम करते हैं और बीच में क्रैक हो जाता है, धंसाव हो जाता है, भविष्य में यहां पर भी पानी बरसने के कारण जल भर जाता है, तो इसको भी हम लेक कहेंगे। ये भी प्राकृतिक फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर है। जैसे अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, उसके सहारे टंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, ये तमाम झीलें पाई जाती हैं। ये भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण, तनाव मूलक बल की संचलन की तीव्रता के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ी, जगह जगह पर गड्ढे हो गए, धंस गए और बाद में उन्हीं में पानी भर गया। तो वो जो अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी के सहारे जो झीलें पाई जाती हैं उसको हम भ्रंश लेक कहते हैं या भ्रंशन द्वारा निर्मित झील कहते हैं। तो कुल कहने का तात्पर्य ये है, चाहे इंडोजेनेटिक फोर्सेज हो चाहे एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हो, उन प्रक्रियाओं के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, उसको हम नेचुरल लेक्स या प्राकृतिक झील कहते हैं। अब चलते हैं हम मुख्य रूप से दूसरे बिंदु पर। ये तो हो गए पृथ्वी के आंतरिक बल, चूंकि अभी इसको कहीं ना कहीं आगे भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। अब जैसे इस पृथ्वी पर भी बहुत से बल काम करते हैं, इसके ऊपर, हमारे सरफेस के ऊपर, जैसे रिवर काम करता है। तो नदी हमने बताया था नदी वाले लेक्चर में, रिवर लेक्चर में, कि नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से किसी ग्लेशियर से या ऊंचे स्थानों से निकलती हैं नीचे की तरफ, वाटरफॉल होता है, जगह जगह पर पर्वतीय क्षेत्रों में गड्ढे बन जाते हैं, तो उसके कारण भी झीलों का निर्माण होता है, जिसको हम हॉट पोल्स, जलगर्तिका कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। वही नदियां मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो चापाकार या गोखुर झील बनाती हैं, डेल्टाई भागों में जाती हैं तो डेल्टा निर्मित झील बनाती हैं।
इसी प्रकार से ग्लेशियर भी झीलों का निर्माण करता है। हवाओं के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पदार्थ सब उड़ जाते हैं और अल्पकालिक वर्षा होती है तो उस गड्ढों में जो है पानी भर जाता है और उससे भी झीलों का निर्माण होता है। तो आपने अभी देखा कि प्राकृतिक झीलें उन्हें कहते हैं जिसके जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुई हों, चाहे आंतरिक बलों के कारण और चाहे बाह्य बलों के कारण, जैसे डल झील, उलर झील और विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, न्यासा झील, सुपीरियर लेक्स, इन सब का निर्माण मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। इसको हम नेचुरल लेक्स कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम चलते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल लेक्स। मनुष्य आप जान रहे हैं एक गतिशील प्राणी है। उसने नदी की धारा को भी मोड़ दिया है, नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए हैं। अपने विकासीय कार्यों के लिए, सिंचाई के कार्यों में वृद्धि करने के लिए या बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए कई जगह पर नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और उन बांध को बना करके नदियों के पानी को एक बहुत बड़े क्षेत्र में उसने इकट्ठा कर लिया है। तो इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा जो झीलों का निर्माण हुआ है उसको हम आर्टिफिशियल लेक्स या कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कहते हैं। ये मनुष्य अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन झीलों का निर्माण करता है। जैसे आपने सुना होगा गोविंद सागर झील भारत में है और फिर गांधी सागर झील चंबल नदी पर है। जायसमंद, राजसमंद और पिछौता झील ये भी राजस्थान की कृत्रिम झीलें हैं जो मानव निर्मित हैं। यूएसए में हुअर झील और युगांडा में ऑनकॉल, मिस्र में हाई स्वान और घाना में ओल्टा झील, इन बड़े बड़े झीलों का निर्माण मनुष्य ने अपने कार्यों में प्रगति के लिए, अपने विकासीय कार्यों के लिए इन सब झीलों का निर्माण मुख्य रूप से किया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कृत्रिम झील ये आर्टिफिशियल होती है, मनुष्य के द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आ रही है तो अगर उस बाढ़ के पानी को किसी दूसरे एरिया में डाइवर्ट करना है तो उस क्षेत्र में डैम बनाना होगा और डैम हम बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल इकट्ठा हो जाएगा। उस जल को हम चारों तरफ से कवर कर देंगे तो एक प्रकार से वहाँ पर एक जलपूर्ण स्रोत हो जाएगा, जलपूर्ण लेक बन जाएगा। तो वो आर्टिफिशियल लेक हुआ क्योंकि मनुष्य ने उस प्राकृतिक प्रक्रिया में अवरोध करके पानी को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में उससे दूसरे स्थानों पर भी हम नहरों के माध्यम से पानी को पहुंचा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति होती है वहां पर पानी को पहुंचा करके खेत खलिहान को हरा भरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य ने पर्यटन के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण किया है और मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं के संचालन के लिए अपने कृत्रिम झीलों का निर्माण किया है। जगह जगह पर नदियों पर बांध बना करके उसके पानी को रोक करके वहाँ पर विद्युत संयंत्र भी, जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए हैं। तो आपने देख लिया कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की झीलें होती हैं, एक प्राकृतिक झील और एक कृत्रिम झील। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा जो मुख्य रूप से है, जल का स्वभाव क्या है। सेकंड, जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। यानी जल का स्वभाव क्या है, वो खारा जल है कि मीठा जल है। खारा जल है तो खारे पानी की झील, मीठा जल है तो मीठे पानी की झील हम उसको कहेंगे। आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया था सैलिनिटी पढ़ाते समय, लवणता पढ़ाते समय, कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, कौन कौन सी मीठे पानी के स्रोत हैं। मुख्य रूप से अधिकतम लवणता वाले सागरों के बारे में मैंने बताया था। तो इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक खारे पानी की झील और दूसरा मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन कौन सी है? आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसी झीलें जहां पर बाहर से नदियों का प्रवेश होता है या बाहर के जल का प्रवेश हो तो जाता है,
लेकिन उस झील से पानी बाहर नहीं निकल पाता है, केवल वाष्पीकरण की ही प्रक्रिया होती है। ऐसे झीलों में लवणता बढ़ जाती है। एक उदाहरण देकर के हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लेक है कोई, अब इस लेक में बाहर से पानी तो आ रहा है, ओके, लेकिन इसका पानी कहीं बाहर नहीं जा रहा है, केवल इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ओके, केवल वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसमें जल जो है वाष्पीकृत होकर के ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे पर सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसी झीलों में जो है लवणता बढ़ती जाती है धीरे धीरे, इस कारण इनका पानी जो है अत्यधिक खारा हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कौन कौन से लेक जिनमें खारापन ज़्यादा पाया जाता है। एक चीज़ यही जान लीजिए कि जहाँ पर बाहरी जल का प्रवेश हो, जैसे स्थलीय भाग से नदियाँ गिरेंगी उसमें तो अपने साथ लवण लाएंगी, ठीक है, लेकिन वो जब वाष्पीकरण होगा तो वही जल जो स्वच्छ होगा वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे खारा पानी बचेगा, तो उससे उस झील में लवणता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पहली लेक्स है कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर इसकी लवणता की बात करें तो हम 140 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में सागरीय लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। अभी हम इसको एक फिगर के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि कैस्पियन सागर है कहाँ और उसमें कितनी लवणता किस मात्रा में पाई जाती है, थोड़ा सा इसको हम समझ लें। दूसरी लेक्स है कैस्पियन सागर में, ये है कि जैसे इस तरीके से ये लेक है कैस्पियन सागर, तो इसके उत्तरी भाग में वोल्गा और यूराल नदियाँ आती हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाती है। सैलिनिटी इसलिए कम हो जाती है कि कैस्पियन सागर का जल ज़्यादा खारा है, नदी का जो पानी आएगा वो कम खारा होगा, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा है। लेकिन वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कैस्पियन सागर के ज़्यादा लवणता मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद में एक झील और भी है, टर्की की वान झील। टर्की की वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा खारेपन वाली झील है, यानी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वान झील में पाई जाती है। मुख्य रूप से इसमें 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में इसमें लवणता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। इसके बाद में दूसरी है डेड सी, मृत सागर। मृत सागर का भी हम चित्र दिखा दे रहे हैं। ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा के बीच में स्थित है और इसमें भी 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में लवणता पाई जाती है। हमने बताया था जब कहीं प्रतिशत और एक शून्य इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1000 ग्राम। फिर से जान लीजिए, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम और ये होगा सागरीय जल, और 238 का मतलब होता है ग्राम, ये होगा लवण की मात्रा। ओके, अगर कहीं पर 238% और एक शून्य आगे लिखा है तो इसका तात्पर्य 1000 से होता है, लेकिन ये 1000 सागरीय जल की मात्रा होती है और ये 238 ग्राम उस 1000 ग्राम जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा होती है, जिसको हम लवणता कहते हैं। ओके, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा को हम सागरीय लवणता कहते हैं। तो ये दो झीलें हो गई जो सबसे ज़्यादा इसमें लवण मुख्य रूप से पाया जाता है, वान झील और मृत सागर में। एक और है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है, जिसको हम ग्रेट साल्ट लेक कहते हैं। इसमें 220 प्रति सहस्त्र लवणता पाई जाती है, यानी 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में
जल में सागरीय लवणता मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आपने देखा कि ये खारे पानी की विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध झीलें हैं। इस पर प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आप करेंगे कैस्पियन सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, टर्की की वान झील, और उसके बाद में मृत सागर, और उसके बाद में ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये आपने मुख्य रूप से देखा। इसी को मैं एक फिगर के माध्यम से दिखा दे रहा हूं। ये अभी हमने बताया था कि जो प्राकृतिक झीलें हैं तो उसमें सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, और ये क्या कहते हैं ऑन्टोरियो, इरी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये देखिए डेड सी, इसी के बारे में बता रहा था। ये इज़राइल है और ये जॉर्डन है। आप अभी सुना होगा कि इज़राइल गाज़ा पट्टी हमास को लेकर के तमाम मुठभेड़ चल रहे हैं, तमाम गतिविधियां चल रही, बमबारी हो रही है। तो ये वही वाला क्षेत्र है, डेड सी यही है। ये जॉर्डन है इधर की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ ये इज़राइल पड़ता है, और इसी दोनों की जो सीमा है, बॉर्डर है, इसी पर डेड सी पाया जाता है। और इसका अभी हमने बता दिया था कि 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में सागरीय लवणता इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। और एक लेक्स और है, कैस्पियन सागर ये है। यहाँ पर आप देखेंगे वोल्गा नदी, ये यूराल नदी, इधर इम्बा नदी, 3 नदियाँ कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में यहाँ पर प्रवेश करती हैं। इसलिए कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता कम हो जाती है, सैलिनिटी कम हो जाती है। लेकिन दक्षिणी भाग में किसी नदी का जल नहीं प्रवेश कर पाता। छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लवणता जो है इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो ये कैस्पियन सागर है। ये कजाकिस्तान इधर की तरफ रूस, इधर ईरान, इधर ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, ठीक है, और इधर की तरफ ये तुर्कमेनिस्तान के बीच में ये जो है कैस्पियन सागर की स्थिति बनती है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको सागर भी कहते हैं, इसकी विशालता के कारण बहुत ज़्यादा मायने। और ये आप देख लीजिए सुपीरियर लेक्स का है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही जो है मृत सागर है, ग्रेट सॉल्ट लेक है। वास्तव में ये क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मरुस्थली है। इधर की तरफ कास्केड, सियरा नेवादा, और फिर ये रॉकीज, इसके बाद में ग्रेट बेसिन पड़ता है, और उसके बाद में ये रॉकीज की श्रृंखला पड़ती है। तो इसी के बीच में ये ग्रेट सॉल्ट लेक की स्थिति है मुख्य रूप से। इसको मैंने अभी आपको बता दिया था। ओके, तो ये ग्रेट सॉल्ट लेक है। तो ये भी एक खारे पानी की झील है। अभी आप पढ़ेंगे मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है, इसको हम सुपीरियर लेक्स कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा पहले देख लीजिए आकर के। चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि जल के स्वभाव के आधार पर एक खारे पानी की झील को आपने पढ़ा, और दूसरा आप पार्ट पढ़ेंगे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील में नंबर 1, मीठे पानी का तात्पर्य यह है कि जिसमें लवणता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जिसमें फ्रेश वाटर बराबर आता रहता है, चाहे नदियों के माध्यम से, चाहे जो है वर्षा के माध्यम से, चाहे ग्लेशियर के पिघलने से, जिसमें फ्रेश वाटर हमेशा विद्यमान रहता है, जिसमें लवणता बहुत ही लेस मात्रा पाई जाती है, ऐसे को हम मीठे पानी की झील कहते हैं, जिसका जल जो है नमकीन नहीं होता है। तो ये है सुपीरियर झील। अभी मैंने आपको इसको सुपीरियर लेक का दिखाया, अभी फिर दिखा देंगे। तो सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद में एक लेक्स और है, बैकाल झील। कैस्पियन सागर के पूरब में ये पड़ता है, मध्य एशिया में। बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। एक है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये भी मीठे पानी की है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है,
और ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है जहाँ पर नौकायन वगैरह होता है। और इसके बाद में जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा घूमने टहलने के लिए जाते हैं, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, यानी तालों में जो महाताल है नैनीताल, वो जो है मीठे पानी के लेक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आपने देखा कि ये मीठे पानी की झीलें हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लवणता बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर आता रहता है और इसके जल का निष्कासन भी किसी न किसी नहर के माध्यम से बाहर की तरफ होता रहता है। तो जो फ्रेश वाटर आता है या सैलिनिटी आती है वो भी बाहर की तरफ जाती रहती है। पानी आता है जाता है, तो इससे जो है ज़्यादा नमकीन पानी नहीं होने पाता है। तो ये था स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की झीलें। आपने देखा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, एक प्राकृतिक झील, दूसरा मानव निर्मित झील। फिर आपने देखा एक दूसरा विभाजन कि जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, तो उसमें खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। अब हम चलते हैं मीठे पानी की झील को, थोड़ा सा आपको कुछ फिगर दिखा दे रहे हैं मुख्य रूप से हम। ये सुपीरियर लेक्स, ओके, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इसको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, महान झील कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये लेक्स स्थित हैं और विश्व की सबसे बड़ी झीलों के रूप में सुपीरियर लेक्स मीठे पानी की झील के रूप में हैं और इसको हम महान झील की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से एक लेक्स मैंने और बताया था, ये कैस्पियन सागर खारे पानी की है, अभी हमने बता दिया था। ये डेड सी भी, ये भी खारे पानी की है। और इसके बाद में ये तालों में नैनीताल, ये उत्तराखंड में स्थित नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये सब मुख्य रूप से स्थित हैं। ये देखिए, ये मिशिगन लेक है, ये सुपीरियर लेक है, ये ह्यूरन लेक है, ऑन्टारियो है, ये ईरी है। ये 5 झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों के नाम से जानते हैं, या उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के नाम से जानते हैं, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर हैं, यानी 49वीं समानांतर रेखा पर ये झीलें जो हैं मुख्य रूप से स्थित हैं। इनका निर्माण बताया जा रहा है प्लेस्टोसीन काल में हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। यह भी उत्पत्ति के आधार पर इन झीलों को हम मुख्य रूप से आपको बताते रहेंगे। तो ये चलते हैं आगे की तरफ, और भी कुछ लेक्स हैं उनके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। ये सुपीरियर लेक्स, ये भीमताल। जब आप उत्तराखंड में आप नैनीताल घूमने जाएंगे तो एक भीमताल भी देखेंगे। यहाँ पर बीच में एक टापू है, किनारे किनारे पर ये पूरा लेक है। इसमें जो है मछली पालन का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मछलियों को निकाला जाता है, इस टापू पर रखा जाता है, फिर यहाँ नाव के माध्यम से किनारे की तरफ आते हैं और चारों तरफ सप्लाई करते हैं। तो अभी ये फ्रेश वाटर झील है, इसमें पानी का आगमन भी होता रहता है और निकलता भी रहता है। ये भीमताल का एक दूसरा दृश्य है। ये देखिए, ऊपर से लिया गया है, ये चित्र है भीमताल का, बीच में ये टापू बना हुआ। यहाँ पर भी लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। चलिए, ओके। अब हम आते हैं, दूसरा वर्गीकरण है एक झीलों का उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, एक ही झील है लेकिन वो अलग अलग कारकों के माध्यम से निर्मित है। जैसे सुपीरियर लेक को ले लीजिए, तो जल के स्वभाव के आधार पर सुपीरियर लेक का जो है वो स्वच्छ जल की पानी है, यानी मीठे जल की झील सबसे बड़ी है। और वही सुपीरियर लेक उत्पत्ति के कारकों के आधार पर हिमानी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। तो ये जो है अलग निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वो एक प्राकृतिक झील है। तो एक ही झील उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। चलते हैं हम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो झीलों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं और ये कौन कौन से हैं, इसको मुख्य रूप से हम जानते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, ओरिजिन कैसे होती है इनकी। पहला, हिमानीकृत झीलें, बहुत ही
देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो इरोजन ऑफ एजेंट होते हैं, अपरदन के जो अभिकर्ता होते हैं, उनके द्वारा झीलों के निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया है। तो आपका हिमानी है, विंड्स है, रिवर है, ठीक है, और ओशियन वेव्स हैं, तो इनके कारण भी झीलों का निर्माण हुआ है। तो ये दो प्रकार से निर्माण हुआ है, एक इरोजनल फैक्टर के कारण और एक डिपोजिशनल फैक्टर के कारण, यानी मुख्य रूप से अपरदन के कारण और दूसरा मुख्य रूप से जमाव की प्रक्रिया के कारण। कहीं कहीं पर नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उससे भी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो हिमानीकृत झीलें भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक हिमानी अपरदन के द्वारा निर्मित झीलें और एक डिपोजिशनल, डिपोजिट के द्वारा, जमाव के द्वारा मुख्य रूप से झीलें। एक जमाव प्रक्रिया या हम इसको निक्षेपण कहते हैं, और दूसरा अपरदन, इरोजनल, यानी डिपोजिशनल लेक्स एंड इरोजनल लेक्स। ये प्रत्येक जो अपरदन का एजेंट है वो ये दोनों प्रक्रियाएं करता है। कहीं पर काटता है तो उससे भी झीलों का निर्माण होता है, कहीं पर मार्ग में अवरोध कोई पदार्थ जमा कर दिया तो वहाँ पर भी पानी रुक गया और वहाँ पर भी झीलों का निर्माण होता है, वहाँ पर भी झीलों का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं जमाव की प्रक्रिया के दौरान, पंखा चला दो, जमाव की प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से झीलों का निर्माण, आप जानते हैं कि एक भूगर्भिक युग था, प्लीस्टोसीन युग। तो उस प्लीस्टोसीन काल में बड़े पैमाने पर हिमानीकरण की प्रक्रिया घटित हुई, यानी पूरे पृथ्वी पर, खासकर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र पर, कनाडा, यूएसए, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है हिम का प्रसार हो गया। और उसके बाद में हिम का प्रसार होने के बाद में जब फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई या पृथ्वी का तापक्रम बढ़ा, तो उसके बाद में हुआ क्या कि वही जो है कुछ डिपोजिशन हुआ। हिमानी के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ हैं उनको मोरेन कहा जाता है या हिमोड़ कहा जाता है। तो हुआ क्या कि उनका डिपोजिशन भी हुआ, जिसके कारण जो है जो जल पिघला ग्लेशियर का, वही छोटे छोटे गड्ढों, गर्तों में जो है जल के रूप में भर गया और उसी से जो है हिमानीकृत झीलों का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं, खासकर विनीपेग और क्या कहते हैं ये ग्रेट वियर, कनाडा की झीलें, विनीपेग और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर महान झील, ये सब झीलों का निर्माण जो है हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी हुआ है। हमारे उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की झीलें हैं उनका भी निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और ख़ासकर झीलों का निर्माण जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में हुआ है, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सब क्षेत्रों में, वो भी हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और वहाँ पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, खासकर फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन सब के आसपास में बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, हजारों झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें झीलों की वाटिका कहा जाता है। यानी क्या कहते हैं उसको, गार्डन ऑफ लेक्स, झीलों की वाटिका के नाम से उसको जाना जाता है। आप जानते हैं फिनलैंड को शायद में हजारों झील की भूमि का भी कहा जाता है। तो उस उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी लोकेशन आप जानना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हिमानीकरण के प्रभाव में इन झीलों का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में दूसरा अपरदनात्मक झील, जो इरोजन यानी हिमानी अपरदन का काम करती है। सबसे पहले लुई अगासिज महोदय ने इस क्षेत्र में काम किया था। हुआ क्या था, हिमानी में गति होती है कि नहीं होती है, इसका आकलन रूसी विद्वानों ने किया था। उन्होंने ग्लेशियर में एक ऐसे खूंटी गाड़ दी, देखा 2-3 दिन बाद वो खूंटी झुकी हुई है, तो उन्हें आभास हो गया कि हिमानी में भी गति होती है। ये बहुत पहले के अध्ययन की बात है। फिर एक और विद्वान थे, उन्होंने क्या किया कि हिमानी के इस छोर से उस छोर, यानी घाटी के इस छोर से दूसरे छोर तक, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, खासकर ग्लेशियर था, वहाँ पर एक कैसे से खूंटी गाड़ दी। देखा कि बीच की खूंटी आगे की तरफ है, किनारे की खूंटी वहीं पर स्थिर है। तो इससे पता चला गया कि हिमानी के बीच में गति ज़्यादा होती है, किनारे की तरफ गति कम होती है। तो इस मूवमेंट के कारण देखिए, ज़्यादातर ग्लेशियर पहाड़ी क्षेत्रों पर हैं या जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर उनका प्रसार ज़्यादा पाया जाता है।
तो पहाड़ी क्षेत्रों वाले ग्लेशियर जो होते हैं, ये मुख्य रूप से घाटी ग्लेशियर होते हैं। ये ढाल के कारण जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण और ढाल के कारण खिसकते हैं, तो जिस कारण से इरोजन भी होता है, जगह जगह पर गड्ढे बन जाते हैं। तो इसके द्वारा टार्न, शर्क और कॉक, ग्लिंट, इन सब झीलों का निर्माण होता है जो हिमानी के अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये निर्मित होते हैं। आपने ग्लेशियर लैंडफॉर्म में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से सर्क, टार्न, हिमसोपान, इन सब झीलों का निर्माण होता है। जैसे एक उदाहरण में दे रहे हैं, ये मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ से जब ग्लेशियर नीचे की तरफ उतरेगा तो यहाँ पर गड्ढा बना देगा, यहाँ से उतरेगा नीचे की तरफ तो यहाँ गड्ढा बना देगा, तो यहाँ पर जो है ये झीलें बन जाती हैं। इसको टार्न झील कहते हैं या हिमसोपान कहते हैं। तो आप ग्लेशियर लैंडफॉर्म में इन सबको पढ़ सकते हैं कि ग्लेशियर के अपर्दन और निक्षेपण के कारण भी झीलों का निर्माण होता है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर हिमानीकृत झीलें। अब इसके बाद में हम दूसरा चलते हैं, रिवर लैंडफॉर्म के द्वारा जो झीलें बनती हैं। क्योंकि नदी आप जान रहे हैं कि इस हमारे पृथ्वी पर एक सक्रिय अपर्दन का कारक है, जो अपर्दन का काम भी करता है, परिवहन का काम भी करता है, निक्षेपण के काम करता है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के, चीन के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। तो वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी कटान करती हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी कटान करती हैं, कहीं पर डिपोजिशन करती हैं। तो इनके कटान और जमाव के परिणाम स्वरूप तमाम झीलों का निर्माण होता है। तो चलते हैं एक एक चीज़ देखते हैं। अपर्दनात्मक लैंडफॉर्म्स यानी नदी, ये सेकंड है आपका, पहला हिमानी हो गया और दूसरा नदी, नदीकृत झीलें, रिवर लेक्स। इसमें पहला है अपर्दनात्मक झील। अब अपर्दनात्मक झील में कौन कौन सी आएगी? हमने बताया था रिवर लैंडफॉर्म में, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ उतरती है तो जगह जगह पर वो जो है गड्ढे बना देती है। जैसे मान लीजिए कोई ये पर्वतीय क्षेत्र है ये, अब यहाँ से रिवर जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पर लेक्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। फिर यहाँ से नदी नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ गड्ढे बन जाएंगे। इसी प्रकार जब वाटरफॉल बनता है, पानी ऐसे गिरता है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लेक बन जाती हैं, यहाँ पर भी झीलें इस तरीके से बन जाती हैं, यानी पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा ये। तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों पर पानी के यानी नदी के नीचे उतरते समय जगह जगह पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसको हम नदीकृत झील कहते हैं। और ये अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जलप्रपातों के हटने से झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या कहते हैं, पोल लेक्स या क्या कहते हैं हॉट पॉट्स, यानी अवनमन कुंड जिनको कहा जाता है मुख्य रूप से, उनके द्वारा भी झीलों का निर्माण हो जाता है। अवनमन कुंड या जिसको पॉट होल्स यानी जलगर्तिका के नाम से हम जानते हैं। तो ये जब नदी ऊपर के से नीचे की तरफ ऐसे गिरती है तो अपने जल के कारण, जल के प्रवाह के कारण वहाँ पर एक गड्ढा बना देती है, जिसको हम पॉट होल्स कहते हैं या जलगर्तिका के नाम से जानते हैं। तो उस प्रकार से बहुत सी झीलों का निर्माण होता है। अब एक और है दूसरा, नदी निक्षेपण के परिणाम स्वरूप स्थलाकृतियां। नदी निक्षेप से बनी स्थलाकृतियां। झील, लेक्स। नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में आती है, मैदानी से फिर डेल्टाई भागों में जाती है। तो जगह जगह पर नदी कभी कभी अपना मार्ग बदल देती है। तो मार्ग बदलने के कारण जो गड्ढे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर भी जो है लेक्स बन जाते हैं, जिनको गोखुर झील या झारड़न झील कहते हैं। अभी मैं लैंडफॉर्म, रिवर लैंडफॉर्म पढ़ाते समय इसको मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी उसका जिक्र यहाँ पर कर दे रहा हूँ। एक तो कुछ झीलों का निर्माण पर्वत पदीय क्षेत्रों में होता है
यानी जहां पर रिवर अपने निचले भाग पर आती है, यानी मैदानों में जहां पर प्रवेश करती है, ये मैदानी प्लेन एरिया है, यहां पर जब प्रवेश करती है तो अपने साथ में लाए गए बड़े बड़े कंकर पत्थर बोल्डर जो है जमा कर देती है। तो कभी कभी उनके अवरोध के कारण यहाँ पर जो है लेक्स बन जाते हैं। गिरिपद भागों में जो पर्वतों का निचला भाग है वहाँ पर डिपोजिशनल प्रक्रिया के कारण जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकुओं के जमाव के कारण एलुवियल कोन एंड एलुवियल क्या कहते हैं फैंस, इनके कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो वहाँ पर छोटी छोटी अस्थायी झीलें भी बन जाती हैं, जिनको हम जलोढ़ पंख झील या जलोढ़ शंकु झील मुख्य रूप से कहते हैं। तो ज़्यादातर ये पर्वत पदीय भागों पर बनती हैं, पर्वतों के निचले भागों पर मुख्य रूप से ये बनती हैं। जैसे कैलिफोर्निया का है ओवन झील, ये मुख्य रूप से जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु के द्वारा मुख्य रूप से बना हुआ है। अब इसी प्रकार से कुछ झील होती है जो मैदानी क्षेत्रों में बनती है और नदी के अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं का उसमें योगदान रहता है। जैसे मियांडर बनता है, हमने बताया था कि एक ये सामान्य मियांडर नदी का होता है, जैसे नदी बह रही है मैदानी क्षेत्रों में, उसके बाद में ये मियांडर में वक्र आता जाता है, क्योंकि कटान की प्रक्रिया यहाँ पर ज़्यादा होती है, डिपोजिशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर कटान की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, यहाँ पर डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कटान की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, यहाँ पर डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये मियांडर इतना ज़्यादा मोड़पूर्ण हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है ये। और फिर नदी करती क्या है कि इस मार्ग को, जैसे ये नदी जो जा रही थी, इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को छोड़ करके एक बार फिर ये जो है सीधे मार्ग की तरफ प्रवेश कर जाती है। जब इसकी अपर्दन शक्ति बढ़ जाती है या नदी में फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है कि ये फिर एक सीधे मार्ग को अपना लेती है और ये जो क्षेत्र बच जाते हैं इसको हम लेक्स कहते हैं। इनको हम गोखुर झील या झाड़न झील के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसका उदाहरण आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मुख्य रूप से इसी को चापाकार झील या धनुहाकार झील या गोखुर झील या झाड़न झील के नाम से हम इसको मुख्य रूप से जानते हैं। जैसे नाइजर नदी मेरी गॉड झील का निर्माण कर रही है, मिसिसिपी नदी पोंचोस्ट्रियन झील का निर्माण कर रही है, गोदावरी नदी कैलेरू झील का निर्माण कर रही है और नील नदी मुख्य रूप से माएह झील का निर्माण कर रही है। इसी भाग से जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर बहुत सी झीलों का निर्माण हुआ है। जो उठे हुए भाग होते हैं उनको चार कहा जाता है और नीचे धंसे हुए जो जलीय भाग होते हैं उनको हम निम्न भाग को बील के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। एक झील और होती है, निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बनती है, उसको हम कहते हैं बाढ़ मैदान झील। वैसे समझ लीजिए इसको, यानी नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता है। जितने भी पोखरे गड्ढे ताल तलैया या निचले भाग होते हैं जहाँ पर खेती की जाती है उन क्षेत्रों में वो सब पानी डिपॉजिट हो जाता है, भर जाता है। तो उससे भी झीलों का निर्माण हो जाता है जिसको हम बाढ़कृत झील कहते हैं या बाढ़ के मैदान द्वारा निर्मित झील कहते हैं। लेकिन ये झीलें प्रायः ग्रीष्म ऋतु में सूखी हो जाती हैं। तालाब मुख्य रूप से स्थानीय भाषा के रूप में हम इनको तालाब कहते हैं। तो ये था जो है नदी के निर्माण प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई झीलें। अब इन झीलों को थोड़ा सा हम आगे दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये चापाकृत झीलें जो हैं मुख्य रूप से बनी हैं। ये देखिए, ये रिवर मियांडर है। पहले नदी इस क्षेत्र में इस तरह से बहती थी, देख लीजिए यहाँ पर। पहले नदी इस क्षेत्र में देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे होती हुई, ये आप देख रहे हैं नदी की शाखा ऐसे गई है, फिर ये आई है। ये नदी की मेन ब्रांच है जो प्रेजेंट टाइम में बह रही है। लेकिन यही नदी कभी कभी यहाँ पर बहती थी, ये इधर की तरफ बहती थी। ये पहले ऐसे घूम करके आती थी, यानी इतना वक्र था मियांडर में। ये नदी यहाँ जाती थी फिर ऐसे आती थी। नदी ने क्या किया कि अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया और यह एरिया जो है यहाँ पर छूट गया, यानी यहाँ पर डिपोजिशन हो गया। यहाँ पर पदार्थों का जो है
मुख्य रूप से जमाव हो गया और ये रास्ता ब्लॉक, नदी का पुराना मार्ग जो है ब्लॉक हो गया। तो एक तो इसमें दोनों प्रक्रियाएं हैं, जान लीजिए, इसमें डिपोजिशनल और अपर्दन इरोजनल दोनों प्रक्रियाएं हैं। अपर्दन क्या की कि काटते काटते यहाँ पर तक ले आई नदी, उसके बाद में डिपॉजिट पदार्थों को यहाँ पर कर दी और अपने पुराने मार्ग को छोड़ करके नए मार्ग पर आ गई। तो इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में नदी के द्वारा चापाकार या गोखुर यानी गाय के खुर के समान जो झीलें बनती हैं उनको हम ऑक्सबो लेक या चापाकार या धनुहाकार झील के नाम से मुख्य रूप से हम जानते हैं। अब इसके बाद में एक और लेक्स है, ये देखिए, ये रिवर मेंडर का दूसरा रूप है। ये ऊपर से लिया गया चित्र है। यहाँ पर देखिए, ये जगह जगह पर, ये यहाँ पर ये नदी का मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नदी बहती थी। यहाँ पर भी लेक्स छोड़ दे रही है। ये भी गोखुर या चापाकार झील है, ये भी गोखुर या चापाकार झील है, ठीक है, यह भी गोखुर या चापाकार झील है। ये नदी का मार्ग है, ये जो नदी इस तरीके से बढ़ती है। अब होगा क्या कि नदी जो है भविष्य में हो सकता है इस पुराने मार्ग को भी छोड़ करके ऐसे सीधे बहने लगे, ये इस तरीके से मार्ग हो जाए, यानी यहाँ पर कटान कर देगी, क्योंकि अब जो फोर्स है, नदी का फोर्स है, वो यहाँ पर कर रहा है ज़्यादा। इतना मार्ग उसको घूमने, जल को आगे बढ़ाने के लिए इतना मार्ग उसको घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे यहीं पर फोर्स करके इस स्थान को काट देती है और फिर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है और नदी फिर सीधे बहने लगती है। तो इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में नदी के पार्श्ववर्ती भागों में उसके कुछ मोड़ाकार, वक्रकार जलीय भाग छूट जाते हैं, जिससे गोखुर झील का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो ये चीज़ें भी आप जान गए होंगे कि मैदानी क्षेत्रों में गोखुर झील किस प्रकार से निर्मित होती है। अब चलते हैं डेल्टाई झील। अभी हमने बताया था कि नदी मैदानी, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अवनमन कुंड यानी पॉट होल्स का निर्माण हुआ, जलगर्तिका का निर्माण हुआ, छोटी छोटी झीलें पर्वतीय क्षेत्रों में बन गई, जलप्रपात वाटरफॉल के पीछे खिसकने के कारण झीलें बन गई। फिर मैदानी क्षेत्र में आपने देखा कि जो पर्वत के निचले हिस्से हैं वहाँ पर झीलें बन जा रही हैं, फिर मैदानी पर्वत के निचले हिस्से पर बन जा रही हैं, फिर मैदानी क्षेत्रों में चापाकार झीलें बन जा रही हैं। अब नदी जब समुद्र से मिलती है तो वहाँ पर भी लेक्स का निर्माण मुख्य रूप से कर देती है, मुख्य रूप से वहाँ पर भी झीलों का निर्माण कर देती है। जैसे ये नदी का मार्ग है, ये स्थलीय भागों से होते हुए ये समुद्र में जो है जाकर के मिलती है। तो देखते रहे हैं, इसको रिवर डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहते हैं, वितरिका, हिंदी में उसको वितरिका कहते हैं कि नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जा रही है, यहाँ पर विभक्त हो जा रही है, यहाँ पर विभक्त हो जा रही है। तो इन डेल्टाई भागों में भी बहुत सी झीलें बन जाती हैं, जिसको हम नदी डेल्टा झील कहते हैं। नील नदी, नाइजर नदी, मिसिसिपी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है, ये सब डेल्टाई भागों में भी झीलों का निर्माण करती हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टाई भागों में भी झीलों का निर्माण किस तरीके से होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। चलते हैं, कुछ और भी अंतर्जात बलों के कारण भी झीलों का निर्माण होता है, जैसे ज्वालामुखी झील, वॉल्केनो लेक्स। वॉल्केनो लेक्स हाँ, देखिए, इसमें है क्या कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तृप्त पदार्थ जो है अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, पृथ्वी की सतह को तोड़ करके। तो जिस नली से वो पदार्थ निकलता है उसके ऊपर जो ज्वालामुखी का मुख होता है वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसको हम वीवर या क्रेटर कहते हैं। एक मैं यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये हिस्सा, इसको हम ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, इसको हम ज्वालामुखी शंख कहते हैं। तो इस ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग होता है, इसको हम वीवर या इसको क्रेटर कहते हैं, इंग्लिश में भी वीवर या क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर का बड़ा जो भाग होता है वो काल्डेरा कहलाता है। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा घटित होती हैं, वहाँ पर इस ऊपरी मुख में पानी के बरसने के दौरान इसमें पानी भर जाता है और ज्वालामुखी लेक का भी निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखी लेक का निर्माण होता है। तो ये दो तरीके से हैं। एक तो ज्वालामुखी के मुख में क्या होता है कि पानी भर जाने के कारण काल्डेरा झील या क्रेटर झील का निर्माण होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग, ज्वालामुखी का उद्गार दो प्रकार से होता है। एक उद्गार होता है विस्फोटक प्रकार का, और एक उद्गार होता है शांत प्रकार का। विस्फोटक उद्गार में क्या होता है कि यकायक फटता है ज्वालामुखी और बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा गर्त बना देता है, कई किलोमीटर का गड्ढा वो अपने मुख के सामने बना देता है। तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। बाद में उसमें पानी भर गया, तमाम पेड़ पौधे उगाए, तो वो भी एक झील हो जाती है। नेचुरल लेक इसे भी कहते हैं, लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। और जो उद्गार शांत होता है, जैसे मान लीजिए भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर आप जानते होंगे देखिए, ये हिस्सा जो भारत का है, इस हिस्से पर यहाँ पर क्रेटेशियस युग में बड़े पैमाने पर भ्रंशन की क्रिया हुई थी और पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत गर्म तप्त मैग्मा निकल करके चारों तरफ ऐसे फैल गया था। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर मैग्मा का विस्तार हो गया था। तो जब ये मैग्मा फैला तो तमाम जगह पर नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वहाँ पर अस्थायी झीलें, यानी झीलों का निर्माण हो गया। जैसे ये मैग्मा फैल करके जब नदी की घाटियों में आ गया तो वहाँ का पानी अवरुद्ध हो गया, तो उससे भी झीलों का निर्माण हो गया। इसको हम लावा बांध झील के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं में 2 प्रकार के झीलों का निर्माण होता है। इसको लावा बांध झील कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब पिघला हुआ मैग्मा नदियों के मार्ग में जम जाता है और नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर भी झीलों का निर्माण हो जाता है। उसको हम लावा बांध झील कहते हैं। दूसरा लावा बांध झील या कोली बांध झील कहते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी का उद्गार जब विस्फोटक तरीके से होता है तो उसका मुख चौड़ा हो जाता है, क्रेटर बड़ा हो जाता है, जिसको हम काल्डेरा कहते हैं। तो बड़ा अगर झील का निर्माण हो गया तो उसको हम काल्डेरा लेक कहेंगे। छोटे झील का निर्माण मुख पर हो जाता है तो उसको हम क्रेटर लेक कहेंगे। आप मुख्य रूप से जान सकते हैं लावा बांध कोली झील, इथोपिया में टाना झील, निकारागुआ में अमेरिका झील, और इन सब का निर्माण जो है लावा बांध झील के रूप में हुआ है। लावा का प्रवाह हुआ और जो है मार्ग अवरुद्ध हुआ, वहाँ पर झीलों का निर्माण हुआ। लेकिन जो मुख्य रूप से क्रेटर लेक्स है, भारत में लानोर, पुष्कर, फिर बोलिविया में टिटकाका झील, इटली में एवर्नन झील, इन सब झीलों का निर्माण वीवर या क्रेटर के रूप में हुआ है। चलिए इसका भी एक हम चित्र फाइल देख ले रहे हैं, कौन सा इस प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है। ये देखिए, ये एक ऊपर से लिया गया, आकाश से लिया गया, अंतरिक्ष से लिया गया एक चित्र है। ये ज्वालामुखी का मुख है ये चारों तरफ से, और इसमें बीच में पानी भरा हुआ है, यानी बहुत पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा और ये चारों तरफ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए पदार्थों का जमाव यहाँ पर पाया जाता है। तो इसी को हम क्रेटर लेक्स कहते हैं। जब इसी क्रेटर का मुख बड़ा हो जाता है तो उसको हम काल्डेरा लेक्स कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, काल्डेरा लेक्स है। ये ज्वालामुखी का मुख ही है, लेकिन उसमें कई विस्फोट हुए होंगे और धीरे धीरे उस मुख का विस्तार हुआ होगा, फिर वो काल्डेरा बन गया होगा। इसके बीच में कुछ पदार्थ, फिर ज्वालामुखी का उद्गार होगा, कुछ पदार्थ ऐसे रहे होंगे जो द्वीप के रूप में होंगे। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी के जो मुख हैं वो एक पर्यटन के रूप में है, पर्यटकों को आकर्षित
और लुभावने प्रतीत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट भी उगे हुए हैं, कोणधारी वनस्पतियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वृक्ष भी दिखाई दे रही हैं। इसी को हम कॉल्डेरा लेक्स कहते हैं। तो आपने ये देखा कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान भी झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के मुखों पर पानी भर जाने के कारण क्रेटर लेक्स और काल्डेरा लेक्स का निर्माण होता है। अब इसके बाद में मैं बता रहा था, कभी कभी ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान तमाम जगह पर गड्ढे हो जाते हैं या पदार्थों का डिपोजिशन हो जाता है, तो उन पठारी क्षेत्रों पर भी लेक्स पाए जाते हैं। जैसे भारत के मध्य पश्चिमी भाग पर जो महाराष्ट्र का पठार है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी झीलें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी झीलें, छोटी झीलें जो उन पठारी क्षेत्रों में यानी ज्वालामुखी पठार के ऊपर ही स्थित हैं। तो चलते हैं, ये आपने दूसरा प्रोसेस देख लिया कि ज्वालामुखी के द्वारा भी इन झीलों का निर्माण होता है और कौन कौन सी झीलें ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हुई हैं। ओके, अब चलते हैं मुख्य रूप से भू संचलन, अर्थ मूवमेंट के कारण बनी हुई झील, जिसको अभी मैं शुरुआत में मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से उन झीलों का निर्माण होता है। अर्थ मूवमेंट या भू संचलन। मुझे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बता दिया कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं। तो जहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं वहाँ पर पृथ्वी का कोई हिस्सा अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे की तरफ धंस जाता है और वहाँ पर झीलें बन जाती हैं। बहुत से क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में अपवर्ड मूवमेंट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वहाँ पर भी झीलें मुख्य रूप से बन जाती हैं। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से कई प्रक्रियाएँ, भू संचलन में कई प्रक्रियाएँ होती हैं। कुछ वलन की प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ भ्रंशन की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो वलन की प्रक्रियाओं में अपनतीय और अभनतीय झीलों का निर्माण होता है। एंटीक्लाइन लेक्स और सिंक्लाइन लेक्स का निर्माण होता है। देखिए, ये मान लीजिए इधर की तरफ फोर्स काम कर रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स काम कर रहे हैं, अर्थ मूवमेंट हो रहा है। तो दोनों की तरफ से बल जब काम करेंगे तो होगा क्या कि कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा और कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो नीचे धंसे हुए भाग को हम सिंक्लाइन कहते हैं या भूसन्नत कहते हैं या अभिनत कहते हैं, और ऊपर उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन और नीचे धंसे हुए भाग को सिंक्लाइन। इसको हम अभिनत और इसको हम अपनत के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब फोल्डेड माउंटेन की प्रक्रिया घटित होती है, वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया घटित होती है, तो ऐसी अवनतियों में जो है जल भर जाता है और ये भी जलपूर्ण गर्त के रूप में होती हैं, जिससे झीलों का निर्माण होता है। तो इसको आप जानते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील, दक्षिणी अफ्रीका की एडवर्ड झील, ये इन्हीं फोल्डेड माउंटेन के निचले हिस्सों में मुख्य रूप से झीलें। हिमालय पर्वत में भी बहुत सी ऐसी झीलें हैं। कभी कभी क्या होता है कि एंटी सिंक्लाइन पर भी जो है कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। कोई भाग नीचे धंसा होता है या रिवर यहाँ पर इरोजन का काम करती है या कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अपनतीय भागों में भी झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में एक चीज़ मैंने और आपको बताया था, फॉल्ट की प्रक्रिया के द्वारा, भ्रंशन के द्वारा कुछ झीलें निर्मित होती हैं। फॉल्ट के द्वारा कुछ झीलें निर्मित होती हैं। जैसे मैंने आपको ये विपरीत दिशाओं में तनाव मूलक संचलन के कारण बल काम करते हैं, इधर की तरफ काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, माउंटेन पढ़ाते समय हमने आपको ये बताया था कि कुछ हिस्सा जो है नीचे की तरफ ऐसे धंस जाता है। ये ऊपर का ये हिस्सा जो था वो यहाँ पर पहुँच गया, तो इसमें भी बाद में जल भर जाता है, इससे भ्रंशन निर्मित झीलों का निर्माण होता है। अफ्रीका में भूभ्रंश घाटी जो है, टंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया, ये भूभ्रंश घाटी की जो रेखा है वो पूरा झीलों से निर्मित है। इसको हम भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं, जिसमें टंगानिका, न्यासा, अल्बर्ट, मृत सागर, बैकाल झील, ये सब जो है भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं। अब कुछ झीलों का निर्माण, अभी आपने देखा कि
ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान झीलों का निर्माण होता है। कुछ झीलों का निर्माण अर्थक्वेक्स के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर बहुत बड़े पैमाने पर हलचल होती है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तमाम तबाही होती है। तो इस कारण बहुत से स्थानों पर जो है पृथ्वी में धंसाव की प्रक्रिया के कारण झीलें निर्मित हो जाती हैं। ऐसी झीलों को हम जो है भूकंप निर्मित झीलें कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी में रील पुल घाटी का जो निर्माण हुआ है वो भूकंप निर्मित गतिविधियों के कारण हुआ है। अब मुख्य रूप से हमको ये देखना था, ये तो हमने आपको बता दिया कि झीलें क्या होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से निर्मित होती हैं। झीलों में पानी किन किन स्रोतों से आता है, वर्षा के स्रोतों के द्वारा आता है, नदियों के माध्यम से आता है, ग्लेशियर के पिघलने के माध्यम से आता है। इसके बाद में आपने देखा कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक झीलें और एक कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें जो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप या अर्थ मूवमेंट के परिणाम स्वरूप जिन झीलों का निर्माण होता है उनको प्राकृतिक झीलें कहते हैं। इनको बनाने में मनुष्य का योगदान नहीं होता है, ये इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण इन झीलों का निर्माण होता है। दूसरा आपने देखा कि कृत्रिम झीलें, ऐसी झीलें जिसको मनुष्य ने बनाया है, उन झीलों को हम कृत्रिम झीलें कहते हैं। और इसके बाद में आपने देखा कि जल के स्वभाव के आधार पर खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। और फिर इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर देखा आपने हिमानीकृत झीलें, उसके अपर्दन से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है, और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। और फिर नदी के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। और फिर आपने देखा कि ज्वालामुखी और अर्थ मूवमेंट के कारण किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। ये सब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में तो कॉन्सेप्ट बेस ही रहेंगे। जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं इसी के आधार पर इसी से आपका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन सामान्य परीक्षाओं में झीलों की लोकेशन, यानी किस महाद्वीप में है और किस प्रकार की झीलें हैं, इसके बारे में भी मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो उस चीज़ को भी हम आपको बता दे रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी झीलों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, झीलें कौन सी झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में झीलों को उनके स्टेट वाइज या कॉन्टिनेंट वाइज सुमेलित करना पड़ता है, या खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, उनको भी सही जोड़े के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम मुख्य रूप से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे ग्रेट बियर लेक्स, ये झील है, उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। फिर ग्रेट स्लेव लेक्स, ये उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। और फिर ये महान झीलें, हमने जो कहा संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 झीलों के समूह को हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। मिशिगन, सुपीरियर, एरी, ह्यूरन, ऑन्टारियो, ये 5 झीलें हैं। इसको भी मैं बताता चलता हूँ। इन झीलों का निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ज़्यादातर प्लीस्टोसीन युग में ही झीलों का निर्माण हुआ है। उसके बाद में मध्य अमेरिका में निकारागुआ एक लेक्स है। यहाँ पर माराकाइबो एक लेक्स है। और यहाँ पर बोलिविया में टिटिकाका लेक्स है। अभी हमने इसका जिक्र किया था कि विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित नौगम्य झील, जहाँ पर नौ परिवहन का कार्य होता है, वो झील टिटिकाका लेक्स है। ओके, इसके बाद में आते हैं हम यूरोपियन क्षेत्र में। इस पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि। हमने कहा गार्डन ऑफ लेक्स, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया के जो कंट्री हैं, वो मुख्य रूप से उनको झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। इन झीलों का निर्माण भी जो है मुख्य रूप से हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। यह जेनेवा लेक्स, कैस्पियन लेक, इसको मैंने अभी बताया था, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन लेक्स है। इसके बगल में अरल सागर है। और विश्व की सबसे गहरी झील, यानी समुद्र तल से भी नीचे झील है, ये बैकाल झील है। ओके, उसके बाद में ये चार्ट झील है, लेक ऑफ विक्टोरिया, लेक ऑफ मलावी, लेक ऑफ टंगानिका, विक्टोरिया, ये सब झीलें जो है एक भ्रंशन के परिणाम स्वरूप हुई हैं।
उसके बाद में भारत की झीलों को इसमें नहीं दिखाया गया है, ये मुख्य मुख्य झीलें हैं। आयरे, ये लेक्स अफ्रीका का है। फिर यहाँ पर टोबा लेक्स, यहाँ पर टोनी सॉप लेक्स। ओके, इसके बाद में ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये मुख्य रूप से ग्रेट साल्ट लेक को दिखाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मैप है। ये ग्रेट साल्ट लेक की स्थिति है। हमने बताया था कि इसमें भी खारापन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टर्की की वान झील में खारापन है। उसके बाद में जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेड सी में खारापन है, और उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक में भी खारापन बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको दिखाया गया है डेड सी को दिखाया गया है। हाँ, ये ब्लैक सी है, काला सागर, और यहाँ पर टर्की, ये वान लेक को दिखाया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील ये वान लेक्स है। ये टर्की में पड़ता है। इधर की तरफ ईरान है, इधर की तरफ आर्मेनिया है, इर्जुमान है, इजिप्ट है, और ये टर्की का वान लेक्स है। ये मुख्य रूप से उसी की लोकेशन है। यही विश्व का सबसे खारा वाली झील है। हमने बताया था 330 ग्राम 1000 ग्राम जल में सागरीय लवणता इस टर्की की वान झील में मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें कौन कहाँ पर हैं, इसको आप मुख्य रूप से जानने की ज़रूरत है। तो इसको देखते हैं हम। कैस्पियन सागर, इसकी स्थिति कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान में है। अजरबैजान व ईरान में है। ये कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी वाली झील मुख्य रूप से है। दूसरा, सुपीरियर लेक्स कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। हमने कहा था कि कनाडा और अमेरिका को 49वीं समानांतर रेखा जो है अलग करती है, दोनों देशों की विभाजन सीमा है। तो ये कनाडा और अमेरिका पर सुपीरियर लेक्स है। फिर विक्टोरिया लेक्स युगांडा, केनिया, तंजानिया, यानी तीनों देशों में जो है। ह्यूरन लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन लेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। यही जो महान झीलें हैं उसमें ह्यूरन, मिशिगन भी आती है। ग्रेट बियर लेक्स ये कनाडा में है। ग्रेट स्लेव कनाडा में है। इरी झील कनाडा और अमेरिका दोनों में पड़ता है, दोनों की सीमा पर है। विनीपेग झील कनाडा में है, मीठे पानी की झील है। अंटोरियो यो भी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाडोगा, इसको भी लोकेशन मैंने बताया था, ये रूस में है। बालखाश कजाकिस्तान में है। ओनेगा ये रूस में है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मुख्य रूप से। और एक है अथावास्का झील, ये कनाडा में है, बहुत ही फेमस है। यूरेनियम के कुछ क्षेत्र अथावास्का झील के आसपास पाए जाते हैं, तो इसलिए अथावास्का झील का नाम कभी कभी आता है। तो इसको आप जाने रहेंगे कि अथावास्का झील कनाडा में पड़ता है। रेंडियर झील ये भी कनाडा में पड़ता है। इसिक-कुल झील ये भी किर्गिस्तान में पड़ता है। विनीपेग, अभी हमने बता दिया था कि विनीपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव ये सब कनाडा में पड़ते हैं। अल्बर्ट युगांडा कांगो में पड़ता है। मिनीटोबा कनाडा में। ग्रेट साल्ट लेक, इसकी लोकेशन भी अभी हमने दिखा दी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उड कनाडा अमेरिका में। तो ये थी प्रमुख महत्वपूर्ण झीलें। आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलते हैं कुछ झीलों की मैप पर भी देख लेते हैं। ये दूसरा मैप है जिसमें ज़्यादातर झीलों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का झील ये है। बहुत ही फेमस झील है, वर्तमान समय में चर्चा में भी है। इसको आप ठीक तरीके से समझ लीजिएगा, क्या क्या यूरेनियम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या उसका उत्पादन, प्रोडक्शन हो रहा है। विनीपेग, ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है। मिशिगन यहाँ पर है। एरी, अंटोरियो, ह्यूरन, सुपीरियर, ये 5 झीलों का क्षेत्र है। फिर टिटिकाका, पोपो झील, उल्टा, चार्ड, एल्बर्ट, एडवर्ड, टंगानिका, करीबा, क्या कहते हैं, फिर ये विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, उमरिया, मृत सागर यहाँ पर लोकेशन है। पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिएगा। वांग झील की लोकेशन यहाँ पर है, मृत सागर की यहाँ पर है, और ग्रेट साल्ट लेक की यहाँ पर है। विश्व की 3 प्रमुख झीलें जिनमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। नंबर 1 वांग झील, नंबर 2 मृत सागर, नंबर 3 ग्रेट साल्ट लेक, ये सबसे ज़्यादा है। और कैस्पियन सागर को भी इसमें, मृत सागर, जनेवा, लोगोडान होगा,
बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, आयर टॉरेंस, ठीक है, ये सब विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनकी लोकेशन आप स्क्रीनशॉट कर जान सकते हैं कौन सी झीलें कहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि मुख्य रूप से झीलों की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं जिससे झीलों का निर्माण होता है, और फिर प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित झीलें, मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित झीलें, और फिर जो है आपने पढ़ा कि मुख्य रूप से इनका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो मुख्य रूप से आपको देखना था। यही आपके सिलेबस में मुख्य रूप से दिया गया है कि इसका महाद्वीपीय स्तर पर किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं और उनके स्वभाव और उनके नेचर क्या क्या हैं। इन झीलों का भी महत्व बहुत ही है। झील एक तरीके से वर्षा के जल को संग्रह करने का काम करते हैं, इसका महत्व भी है, आप जान लें। झील मुख्य रूप से वर्षा के जल को संग्रह करने का काम करते हैं। वर्षा के ऋतु में ये आसपास के क्षेत्रों के पानी को ग्रहण करते हैं और उनमें जल भराव की स्थिति होती है, और फिर सूखे के दिनों में या गर्मियों के दिनों में उन झीलों के पानी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों पर ज़्यादातर ये झीलें पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और मछली पालन के लिए मुख्य रूप से ये झीलें उपयोगी होती हैं। जंगलों में जो स्थित झीलें होती हैं वो जंगली जानवरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। गर्मियों में कभी कभी ज़मीन में पानी सूख जाता है तो कृत्रिम स्रोतों से अंडरग्राउंड वाटर को ला करके इसमें डाला जाता है ताकि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी का जीवन चल सके, वो आकर के दूर दराज क्षेत्रों से पानी को पी सकें। तो इस प्रकार से झीलों का महत्व भी बहुत है, और जब ये वर्षा काल में जल को स्टोर करते हैं तो धीरे धीरे इनसे जल रिश्ता हुआ अंडरग्राउंड होता है, नहीं तो धरातल का बहता हुआ जल, रनिंग वाटर, सीधा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आकर और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से झीलों का बहुत ही बड़ा महत्व है। झीलें वर्षा के जल संग्रह का प्रमुख स्रोत होती हैं और ये पृथ्वी के आंतरिक अधोभौमिक जल को भी जो है मुख्य रूप से मेंटेन करती हैं। अगला चैप्टर आपका है प्लेन। प्लेन को भी इसी चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ाना था। टाइम क्या हुआ देखो तो, कितना देर हुआ? 1 घंटा। चलिए, मुख्य रूप से प्लेन को भी हम इसी में क्लियर कर दे रहे हैं। मैदान, कितनी देर हुआ है? चलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ा दे रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट, 17 मिनट। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, अगला चैप्टर है आपका मैदान या प्लेन। थोड़ा सा इसको भी मुख्य रूप से हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, बाकी इन चीज़ों को आप जान लीजिएगा कि क्या इनकी विशेषता होती है। हमने बताया था कि पृथ्वी पर ये मुख्य रूप से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, क्योंकि ये महाद्वीपों पर इनकी स्थिति होती है। हमने बताया था प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। तो ये मैदान क्या है और इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, इसको हम मुख्य रूप से जान सकते हैं। पृथ्वी के लगभग 41% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। एक चीज़ ये जान लीजिए, 41% भाग पर मैदानी भाग पाया जाता है और लगभग 26% भाग पर, 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं और लगभग 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। मैदान 41 से 43, 43% भी कहीं कहीं पर लिखा है, 41 से 33 भाग पर इस पूरे पृथ्वी पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है और 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं और 33% भाग पर पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से मिलते हैं। अब हम प्लेन किसको कहेंगे, किसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम प्लेन को सम्मिलित करेंगे, ये भी उच्चावच के आधार पर, रिलीफ के आधार पर जानने की ज़रूरत है मुख्य रूप से। तो हम चलते हैं आगे की तरफ।
हाँ, मुख्य रूप से प्लेन, जैसे आपने पढ़ा था कि लगभग 600 या 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग जिनका ऊपरी भाग संकुचित होता है उनको हम माउंटेन कहते हैं। इसी प्रकार से 600 मीटर या 300 से अधिक मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग जो सपाट होता है ऊपर से और किनारे की तरफ कगार होता है उसको हम पठार कहते हैं। मैदान की विशेषता ये होती है कि 150 मीटर सी लेवल से 150 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग जो समतल हो, दूर से देखने पर एक समतल आकृति दिखाई दी हो, उसको हम मैदान कहते हैं। ये नोट कर सकते हैं आप कि 150 मीटर तक ऊंचे किंतु समतल विस्तृत स्थल भाग को मैदान कहा जाता है। मैदान एकदम सपाट होता है। इसका निर्माण भी कई प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कुछ मैदानों का निर्माण अपर्दन के कारकों के परिणाम स्वरूप होता है, कुछ मैदानों का निर्माण अपर्दन के कारकों के माध्यम से लाए गए पदार्थों के जमाव के द्वारा होता है, कुछ मैदानों का निर्माण पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। जैसे आपने देखा कि पर्वत पठार मैदान जिन जिन प्रक्रियाओं के तहत बने हुए हैं उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत मैदानों का भी निर्माण होता है। मैदानों का ढाल तरंगित हो सकता है, इसको हम कहते हैं अनड्यूलेटिंग स्लोप, यानी थोड़ा सा अनियमित या कह सकते हैं तरंगित ढाल। इस तरीके से मैदानों का ढाल हो सकता है, कहीं पर थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, कहीं पर नीचा हो सकता है, एक प्रकार से तरंगित हो सकता है। जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते होंगे ऐसे ऐसे तरंगित ढाल जो है दिखाई देने मिलता है। तो इस प्रकार से मैदानों का स्लोप हो सकता है। चलते हैं, हम देखते हैं कि मैदानों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कुछ चीज़ें आप एक जान गए होंगे, एक कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट जान लीजिए कि 150 मीटर के आसपास का वह क्षेत्र, 150 समुद्र तल से 150 मीटर के आसपास का वह भाग जो लगभग समतल स्थलखंड में विस्तृत रूप में दिखाई पड़ रहा है उसको हम मैदान कहते हैं। तो चलते हैं, पहला जो मैदान का प्रकार है उसको हम स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक या पटल विरूपणी, चलिए भूसंचलन, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो निर्मित मैदान है उनको हम देखते हैं। इनको हम डायस्ट्रोफिक प्लेन कहते हैं। हमने बताया था कि इस अर्थ में अपवर्ड और डाउनवर्ड की पोजीशन होती है। कभी कभी पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग नीचे धंस जाता है और कभी कभी नीचे धंसा हुआ भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। कभी कभी प्लेन सरफेस ही ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे गुंबदाकार परतों का निर्माण होता है। तो इस अपवर्ड और डाउनवर्ड के मूवमेंट के परिणाम स्वरूप भी मैदानों का निर्माण होता है। जैसे कोई सागर तल से नीचा धंसा हुआ भाग जब ऊपर की तरफ इमरजेंस हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उससे भी प्लेन का निर्माण हो जाता है। जिसे और कुछ भाग जो भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा या पृथ्वी के अर्थ मूवमेंट डाउनफॉल के कारण जो है नीचे की तरफ धंस जाता है, उसको भी हम मैदान की संज्ञा देते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कि भारत का जो पश्चिमी घाट है उसका तटवर्ती मैदान, ये वाला हिस्सा, यहां पर ये वेस्टर्न घाट है, एक कगार के रूप में दिखाई देता है। इधर की तरफ ये पूर्वी घाट है, ये कम ढाल है, इस पर स्लोप कम है। तो इस तटवर्ती मैदान का निर्माण जो है निमज्जन की प्रक्रिया के कारण हुआ है, यानी यहाँ पर क्रैक हुआ और नीचे की तरफ धंस गया। तो अरब सागर का तटवर्ती जो मैदान है वो लगभग धंसाव की प्रक्रिया के दौरान उस तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। तो इन सब मैदानों का निर्माण जो है इसको हम डायस्ट्रोफिक प्लेन के रूप में जानते हैं, यानी उन्मज्जन और निमज्जन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जानते हैं। जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटवर्ती मैदान वो भी जो है निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। भारत का कर्नाटक और पूर्वी तटवर्ती पश्चिमी तटवर्ती भाग ये भी निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ये भी पठार का एक हिस्सा था
जो नीचे धंस गया, अरब सी बाद में बन गया। तो अर्थ मूवमेंट हमने बता दिया कि भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप मैदानों का निर्माण होता है। अब अर्थ मूवमेंट में केवल यही नहीं आता है अपवर्ड डाउनवर्ड, जितने भी फोर्स होते हैं तनाव मूलक, दबाव मूलक, उन सब प्रक्रियाओं को हम अर्थ मूवमेंट या भूसंचलन कहते हैं। इनके द्वारा जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको हम संरचनात्मक मैदान कहते हैं। अब चलते हैं इरोजनल प्लेन्स, अपरदनात्मक मैदान। इसमें देखिए अपर्दन की प्रक्रिया, अपर्दन के कई कारक करते हैं, जिसे हमने बताया था रिवर, विंड्स, ग्लेशियर, ओशियन वेव्स, इनके द्वारा अपर्दन की भी प्रक्रिया होती है और निक्षेपण की भी प्रक्रिया होती है। तो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से भी मैदान बनते हैं और निक्षेपण की प्रक्रिया के मैदान से भी मैदान बनते हैं। हमने आपको बताया था, एक डेविस महोदय का नाम दिया था। ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे और इनका प्रसिद्ध जो है वो है अपर्दन चक्र की संकल्पना इन्होंने प्रतिपादित की थी। इनका मानना था कि पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण इस पृथ्वी पर उत्थान की प्रक्रिया होती है, लैंडस्केप बनते हैं, स्थलाकृतियाँ बनती हैं और फिर उन स्थलाकृतियों पर इरोजन ऑफ एजेंट काम करते हैं और वो काम करते करते धीरे धीरे उस क्षेत्र को एक समतल आकृति विहीन मैदान में बदल देते हैं, जिसको इन्होंने पेनी प्लेन कहा, यानी समप्राय मैदान। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग एक समतल विहित मैदान में बदल जाता है। इसको हम अपर्दन चक्र कहते हैं। तो डेविस का मानना था, पेंक का भी मानना था कि कोई भी स्थलाकृति जो इस धरातल पर दिखाई दे रही है, एक दिन वो कट पीट करके एक समतल मैदान में उसको बदल जाना है। और अपर्दन के एजेंट कौन कौन से हैं? सबसे सक्रिय एजेंट आप जान रहे हैं नदी, जिसके बारे में हमने पढ़ा दिया था कि नदी के अपर्दन द्वारा एक समप्राय मैदान का भी निर्माण होता है, कट पीट कर मैदानी क्षेत्र में बदल जाता है। जैसे अरावली रेंज के आसपास का क्षेत्र जो बहुत ही ऊंचा किसी समय में रहा होगा प्री कैम्बियन युग में, और वो कट पीट करके आगे एक समतल मैदान के रूप में बदल रहा है। तो ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है, या इरोजनल प्लेन भी इसको हम कहते हैं, अपरदनात्मक मैदान मुख्य रूप से कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन, मिसिसिपी, स्कैंडिनेविया, दक्षिणी अफ्रीका, भारत का छोटा नागपुर का पठार, ये सब कभी एक ऊंचे स्थल भाग के रूप में थे, लेकिन अब नदी के अपर्दन द्वारा कट पीट करके एक समतल मैदान के रूप में बदल रहे हैं। इनको हम रिवर इरोजनल लैंड फॉर्म के रूप में जानते हैं। दूसरा है हिमानी अपर्दन। जैसे ये नदी अपर्दन कर रही है, इसी प्रकार से हिमानी भी अपर्दन कर रही है। आप जानेंगे कि नदी के अपर्दन द्वारा कोई भी ऊंचा उठा हुआ भूभाग समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। इसी प्रकार से दूसरा मैदान का निर्माण होता है हिमानी अपर्दन द्वारा, ग्लेशियर इरोजन द्वारा। आप जानते हैं कि हिमानी को पढ़ना होगा आपको, ये भी आपके सिलेबस में मुख्य परीक्षा के हैं। इसमें ग्लेशियर में क्या होता है कि जैसे ऊंचे पर्वतीय भाग जो बर्फ से ढके हुए हैं, जब वो हिमानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की तरफ खिसकती है, तो वो अपनी तलहटी को खरोचते हुए आगे की तरफ चलती है। तो वो भी जो है एक प्रकार से इस पृथ्वी को समतल करने का प्रयास करती है। तो उस हिमानी के अपर्दन द्वारा भी जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन और भारत में लद्दाख का मैदान जो हिमानीकृत क्षेत्रों में है, इन मैदानों का निर्माण जो है हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। इसमें प्रकार की प्रक्रिया में कुछ हिमानी के द्वारा लाए गए पदार्थ भी ऊपर एक पतली पट्टी के रूप में जमा हो जाते हैं। इसके बाद में है पवनकृत अपर्दनात्मक मैदान। हवा द्वारा, चलने दीजिए, खत्म हो जाए चैप्टर।
हवा के माध्यम से होता क्या है कि हवा भी एक तरीके से अपर्दन का काम करती है। वो भी जिस तरफ से उड़ेगी, अपघर्षण द्वारा, सन्निघर्षण द्वारा, अपवाहन की प्रक्रिया द्वारा, वो एक स्थान के पदार्थों को काट पीट करके दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो जिस स्थान पर वो समतल भूभाग बन जाता है उसको हम पवन द्वारा अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। जैसे सहारा का रेग, सेरिस, हमादा, पेडिमेंट, इन सब मैदानों का निर्माण मुख्य से पवन अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के द्वारा होता है। एक और भी है क्रास्ट स्थलाकृति, क्रास्ट मैदान। क्रास्ट मैदान का निर्माण मुख्य रूप से जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं उन क्षेत्रों में क्रास्ट स्थलाकृतियों का विकास होता है, और जब पानी बरसता है तो चूने की चट्टानें घुल करके नीचे बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी एक बीहड़ स्थलाकृति का निर्माण होता है, लेकिन वो भी एक मैदान के क्षेत्र के रूप में होता है, उसको हम क्रास्ट मैदान कहते हैं। तो ये था नदी के द्वारा अपर्दन, पवन के द्वारा अपर्दन, और क्रास्ट के द्वारा, क्रास्ट यानी चूने अवधोभौमिक जल द्वारा, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा जो अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं, मैदानी क्षेत्र बनते हैं, उनके बारे में था। जैसे यूगोस्लाविया के क्षेत्र में क्रास्ट मैदान के उदाहरण मुख्य रूप से मिलते हैं। अब चलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी मैदान का निर्माण एक निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। डिपोजिशनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, इसमें वही चीज़ है कि हिमानी के द्वारा निक्षेपित, नदी के द्वारा निक्षेपित और अंडरग्राउंड मैदान के द्वारा क्या कहते हैं, अधोभूमिक जल के द्वारा निक्षेपित मैदानों का जो निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मैदान, थोड़ा सा देखते चलिए। नदी के द्वारा होता है ये जलोढ़ मैदान। नदी जो अपने साथ पदार्थों को काट पीट करके लाती है, मैदानी क्षेत्रों में जमा करती है, उसको हम जलोढ़ कहते हैं। पवन जो अपने साथ लाती है पदार्थों को निक्षेपित करती है, उसको हम वायुड़ कहते हैं, वायुड़ मैदान कहते हैं, उनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन जलोढ़ जो डिपोजिशनल होता है वो पर्वतों के निचले भागों में होता है। उसमें होता क्या है कि तमाम पदार्थ ला करके पर्वतों के निचले भागों पर जमा होते हैं, जिससे पीडमांड भी कहा जाता है। ये नदी के निक्षेपण, और इन्हीं जलोढ़ों के द्वारा भाबर प्रदेश का भी निर्माण होता है। ठीक है, नदी जो अपने साथ पदार्थों को लाती है, अपने पर्वत पदीय भागों में लगभग 6 से 8 किलोमीटर के आसपास क्षेत्रों में जमा कर देती है, उससे भावर प्रदेशों का निर्माण होता है। और वही जब महीन पदार्थों को ला करके निचले भागों में मैदानी क्षेत्रों में जमा करती है तो उससे तराई प्रदेशों का भी निर्माण होता है। अभी इसी को हम थोड़ा सा आगे और आपको बता देंगे कि भाबर और तराई मुख्य रूप से है क्या। हाँ चलिए, इसी समय हम क्लियर कर दे रहे हैं इसको। भाबर क्षेत्र वह होता है, यानी किसी भी मैदान का, खासकर उत्तर भारत मैदान का जो ऊपरी भाग जो हिमालय से सटा हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 12 किलोमीटर का क्षेत्र, उसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। नदी अपने के साथ में जो भी पदार्थों को लाती है सबसे पहले भाबर प्रदेशों में ही डिपोजिशन करती है, तो वो भाबर प्रदेश कहलाता है। भाबर के बाद में निचला भाग आता है जिसको हम तराई रीजन के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हिमालय की श्रेणियां हैं, तो ये जो क्षेत्र होता है ये भाबर का होता है, और ये जो क्षेत्र होता है ये तराई का होता है। इन्हीं तराई और भाबर क्षेत्रों, तराई क्षेत्रों में जहाँ पर बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो उस बाढ़ के पानी में भी बहुत से घुले हुए पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम न्यू एल्यूवियल सोल कहते हैं। वो हर साल मिट्टी का निक्षेपण करते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आप देखिए, हर वर्ष जब बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है और बाढ़ का पानी जब उतरता है तो बहुत ही महीन मिट्टी की पतली परत जम जाती है, उसको न्यू एल्यूवियल सोयल या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। बाढ़ के मैदानों पर ही दो स्थलाकृतियां और देखने को मिलती हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर।
बांगर बाढ़ के मैदान का वह हिस्सा होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जहां पर बाढ़ के समय में भी पानी नहीं पहुंचता है, उसको हम बांगर कहते हैं। खादर उस हिस्से को कहते हैं जहां पर बाढ़ के समय में ही पानी तुरंत चारों तरफ फैल जाता है, उस हिस्से को हम खादर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, मिसिसिपी मिसौरी मैदान का निर्माण, नदियों के द्वारा तमाम पदार्थों के लाए गए डिपोजिशन से जिन मैदानों का निर्माण होता है उसको हम नदी के द्वारा निक्षेपित मैदान के रूप में हम जानते हैं। मुख्य रूप से जलोढ़ के मैदान होते हैं। इसी प्रकार से बाढ़ का मैदान होता है जो बांगर, खादर और के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। एक होता है डेल्टा मैदान। आप जानते हैं कि नदी मैदानी क्षेत्रों से डेल्टाई भागों में जब पहुंचती है, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती है, तो वहां पर ला करके अपना सारा मलबा जो है डिपॉजिट कर देती है, यानी वो निचला भाग हो जाता है। उसको हम डेल्टाई मैदान के रूप में जानते हैं। डेल्टाई मैदान का जो निचला भाग होता है उसको हम बील कहते हैं, और डेल्टाई मैदान का जो ऊपरा भाग होता है उसको हम चार कहते हैं। बील के पास में पानी जमा हो जाता है तो उससे लेक का भी निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से नदी के द्वारा डिपोजिशनल मैदानों का निर्माण होता है और हिमानी के द्वारा भी मैदानों का निर्माण होता है। हिमानी जो भी पदार्थों को लेकर के आती है अपने चारों तरफ जो है जमा कर देती है, जिसको टिल मैदान, हिमोड़ मैदान या हिमनद अवक्षेप मैदान के रूप में जानते हैं। एक फिगर हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसमें जान लीजिए। ये हिमानी के आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, गतिशील होने की। हिमानी जो किनारे की तरफ डिपोजिशन करती है उसको हम पार्श्विक मोरेन कहते हैं। हिमानी जो किनारे की तरफ निक्षेपण करती है उसको हम पार्श्विक मोरेन कहते हैं। दोनों तरफ निक्षेपण होता है। हिमानी जो मध्यवर्ती भागों में पदार्थों का निक्षेपण करती है उसको मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं, और जो अंतिम लास्ट में यहाँ पर जमा कर देती है उससे हिमनद अवक्षेप मैदान का निर्माण हो जाता है। यानी सारे पदार्थों को ला करके हिमानी, यहाँ से हिमानी क्या होती है, पिघल जाती है और जल जो है पानी के रूप में आगे की तरफ बह जाता है। लेकिन हिमानी के द्वारा जो पदार्थ काट पीट करके लाए गए थे वो इसी क्षेत्र पर जमा हो जाते हैं, जिससे हिमनद अवक्षेप मैदान का निर्माण होता है। और हिमानी कुछ पदार्थ अपने तलहटी पर भी डिपॉजिट करती है, उसको हम तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ और अंतिम हिमोड़। तो इनसे जो है टिल मैदान, हिमोड़ मैदान और हिमनद अवक्षेप मैदान का निर्माण करते हैं। इनके साथ में बजरी, रेत, सिल्ट, मृतिका, इन सब का समूह होता है। उत्तरी जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी रूस, कनाडा और उत्तरी पूर्वी यूएसए में इन मैदानों का निर्माण होता है। अब एक लास्ट में और बचता है हवा के द्वारा निक्षेपित मैदान। हवा जो है, विंड, ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में काम करती है। आपने जब आगे की तरफ बढ़ती है तीव्र वेग से तो आंधी की तरह चलती है, तमाम धूल कण जो है उड़ाते हुए लेकर आगे चलती है। जहाँ पर हवा के मार्ग में अवरोध आता है वहाँ पर वो जो है सारे पदार्थों को डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है ढेर के रूप में। इससे जो है पवनकृत निर्मित मैदानों का निर्माण होता है, जिनको हम लोएस मैदान कहते हैं, जो उत्तरी चीन, मंगोलिया के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लाल मिट्टी का क्षेत्र है, और अर्जेंटीना, तुर्कमेनिस्तान और मिसिसिपी के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मैदानों का निर्माण हुआ है। एक मैदान का निर्माण और भी होता है जिसको हम लावा मैदान कहते हैं। हमने अभी बताया है कि ज्वालामुखी का उद्गार दो प्रकार से होता है, एक विस्फोटक प्रकार, एक शांत प्रकार। तो शांत प्रकार में क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तृप्त मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है और एक प्रवाह के रूप में चारों तरफ फैल जाता है। ये मान लीजिए पृथ्वी का हिस्सा है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये पदार्थ निकल करके चारों तरफ जो है ऐसे 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 फैल गया। तो इससे जो निर्माण होता है वो लावा मैदानों का निर्माण होता है। यह उद्गार शांत प्रकार का होता है। और मैग्मा क्या होता है, इसमें पतला होता है। और ये निर्माण कहाँ हुआ है, पश्चिम भारत, मध्य पश्चिम भारत, यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र, यानी जिसको हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, उस क्षेत्र में इसका जो है डिपोजिशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है।
ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। बस थोड़ा सा एक लोकेशन हम लावा पठार की दिखा दे रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में लावा का जमाव से मैदानों का निर्माण हुआ है, ये मुख्य रूप से आपको जानना है। जिससे भारत में लोकेशन हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। ये भारत का पश्चिमी ढाल आपका गार के रूप में, यहाँ पर जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्रिटेशियस युग में भ्रंशन की क्रिया हुई और पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पतला मैग्मा निकल करके 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया। इसको लावा प्रवाह भी कहा जाता है। ये लावा का मैदान है, खासकर ये पठार के नुमा में है, इसको हम पठारी क्षेत्र भी मुख्य रूप से कहते हैं। तो इस प्रकार से दक्कन का पठार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा का लावा का मैदान, फ्रांस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और यूएसए का ये जो है मुख्य रूप से मैदान, अर्जेंटीना का जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार एक पतले लावे के रूप में हुआ है, वहाँ पर लावा मैदानों का भी निर्माण हुआ है। ऊंचाई के आधार पर इनको पठार भी, लावा पठार भी कहा जाता है और जो निचले भाग होते हैं उनको हम लावा मैदान के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चीज़ें पढ़ाई, एक झील क्या है, उनकी उत्पत्ति, उनकी विशेषता और उनका विश्व वितरण क्या है, और दूसरा मैदानों का निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अब इसमें एक चीज़ आपको और भी जानना होगा कि ये मैदान किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी लोकेशन जैसे झीलों की थी वैसे मैदानों की भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भाग है बीच में, उसको हम मध्यवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। भारत का जो उत्तरी भाग है ये गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इन मैदानों को भी आप थोड़ा सा लोकेशन इनकी देख लीजिएगा अपनी पुस्तकों में। ये पार्ट आपका समाप्त होता है। ओके, थैंक यू जाने के लिए।